सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पति प्रियंका है। ठीक है, आज हम लोग एसएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग सेक्शन सी कवर करने वाले हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं वो आपको मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना है आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको किस तरीके से कौन से पैटर्न में आंसर्स को लिखना है और कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बेसिकली बोर्ड के अंदर आपके क्वेश्चन 38 to 46 जो रहेगा वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन सी के अंदर, और उसमें से आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से कि आपको कोई भी 6 चूज करने को मिलेगा। इसके लिए आपको पता है कि कौन से चैप्टर्स आपको इसके लिए रीड करना है। ठीक है, जिससे कि आप 3 मार्कर्स क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस जो है उसको ले रखे हैं। ठीक है, जिसको कि आपको अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। दिस इज फॉर चैप्टर नंबर 3, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ऑप्शन में आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज गिव अ नोट ऑन पिलर शोन इन द फिगर। डायरेक्टली आपको इस पिलर का, ठीक है, फोटो जो है वो दे दिया जाएगा। अब इसके बारे में आपको क्या लिखना है, कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको जो चीज लिखनी है दैट इज अबाउट द पिलर, कि ये पिलर जो है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये पिलर कौन सा है जो शो किया गया है, वो पिलर के बारे में बताओ। तो सबसे पहले आप लिखोगे अबाउट इट इज सरनाथ पिलर। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिखोगे कि ये सरनाथ पिलर है। फिर उसके बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शंस जो है वो लिखने शुरू करना है। क्या क्या चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, आपको पता है कि इसकी जो खासियत है, ठीक है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, इसके लोकेशन को आप सेकंड पॉइंट में मेंशन करोगे। इसके अलावा इसकी जो खासियत है कि ये पिलर इंस्क्रिप्शन का एक पार्ट है, कौन से एनिमल्स हैं जो इसके अंदर आपको बताए गए हैं। ठीक है, धर्म चक्र का महत्व क्या है, ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन ये किस तरीके से शो करता है, वो सारी चीजें जो है वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करना रहेगा। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको 2 तरीकों से बताए जा सकते हैं। पहला है डिस्क्राइब अबाउट द रोडवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम इन द अर्बन प्लानिंग ऑफ। ठीक है, अब इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स में बताए जा सकते हैं। या तो आपको फिगर पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि आप ये फिगर को देखो और फिर खुद से बताओ कि ये किस तरीके का टाउन प्लानिंग है, और उसको फिर आपको डिकोड करके आंसर लिखना रहेगा। या तो फिर डायरेक्टली आपको मोहनजोदड़ो ऐसा लिख के दे दिया जाएगा। तो इसके अंदर भी आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप जाओगे इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए। ठीक है, कि कब, कौन सा साल था जबकि इसको हम लोगों ने ढूंढा था, इस टाउन प्लानिंग के बारे में पहली बार हमको पता चला था, वो आपका कैरी करेगा 1 मार्क। ठीक है, उसके बाद आपको 2 पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं। कौन से एक है आपको रोडवेज के बारे में बताना, और दूसरा जो है दैट इज अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। तो आप पॉइंट्स बना लेंगे कि ये हो गया आपका पहला पॉइंट। ठीक है, फिर आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे अबाउट द रोडवेज, कि क्या क्या रोडवेज के बारे में इसके अंदर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है कि राइट एंगल पे है। ठीक है, जो आपके रोड्स हैं वो नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट जो है वो जाते हैं। ठीक है, आपको कोई भी रेडियल या तो फिर सर्कुलर रोड्स जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, उसके बारे में आप लिखेंगे। और फिर आएगा आपका थर्ड पॉइंट जो आप मेंशन करोगे अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम के अंदर भी आपको पता है कि कैस्पिट के बारे में आपको बताया गया है आपकी बुक के अंदर, जो कि मेडिटेरेनियन सी में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ओनली प्लेस मोहनजोदड़ो के अलावा जहां पे कि आपको ऐसा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इजीली अगर आप इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके लिखोगे तो 3 मार्क्स जो है वो आप इजीली कैरी कर सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द गुजरात आर्किटेक्चरल हेरिटेज। ठीक है, ये देख के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से चैप्टर में से होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस आपको 6 चैप्टर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। बट क्लैरिटी रखनी है कि थर्ड चैप्टर में से ही आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो क्वेश्चन है वो भी थर्ड चैप्टर में से ही रहेगा ऐसा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो है वो इजीली आपको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके लिख लेना, क्योंकि आपकी बुक में भी यही चीज जो है वो दे रखी है कि कल्चरल, जब हम लोग आर्किटेक्चर गुजरात हेरिटेज की बात करते हैं, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन को जब हम अटेम्प्ट करेंगे
तो ये जो है गुजरात आर्किटेक्चर, इसको हम लोग 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना रहेगा अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर, कि गुजरात के अंदर कौन से टेम्पल, आपको नॉर्मल लाइफ में भी पता है कि कौन से टेम्पल्स जो है वो गुजरात में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में थोड़ा इलेबोरेट करके लिख दीजिए, सिर्फ नाम ही आपको याद रखना है। सेकंड में आप लिखोगे अबाउट द मॉस्क, ठीक है, कि कौन से मॉस्क जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गुजरात के अंदर। थर्ड जो आपका टॉपिक बनेगा मॉस्क के बाद, वो रहेगा जैन टेम्पल्स का, जैनिज्म का काफी ज्यादा आपको यहाँ पे लोग जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो जैनिज्म आपको यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, तो जैन टेम्पल के बारे में लिखना है। और लास्ट जो है, जो सबसे फेमस आपको देखने को मिलता है, दैट इज स्टेप वेल्स, कि बहुत सारे स्टेप वेल्स जो है वो आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, जो बहुत ही खूबसूरत सा आर्किटेक्चरल आपको वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमको इस तरीके से अटेम्प्ट करना रहेगा। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर आपको गुप्ता एज को हम लोग क्यों गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया। तो डायरेक्टली अगर बता दे तो आपकी बुक के अंदर इसके बारे में आपको 3-4 चीजें बताई गई है, ठीक है, कि गुप्ता पीरियड के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है जिसकी वजह से हम लोग इसको गोल्डन एज बोलते हैं। आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, ठीक है, म्यूजिक हो गया, कुछ डांस फॉर्म्स हो गए, और उसके थोड़े बहुत नाम जो है वो आपको गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो उसको आपको उसी तरीके से रेफर करना रहेगा। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, लोथल वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया, जो आपको सेम टाउन प्लानिंग जैसा हम लोगों ने मोहनजोदारो में देखा, सेम आपको लोथल के लिए भी उसी तरीके से लिखना रहेगा, कि अगर आपको गिवन है कि कौन से ईयर में इसको फाउंड आउट किया गया था, उसके बारे में लिखेंगे आप पहले, ठीक है, और उसके बाद उसकी स्पेशलिटी, कि क्या क्या चीजें उसके अंदर कुछ अलग मिली थी मोहनजोदारो से, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन से, या तो फिर धोलावीरा सिविलाइजेशन में से, उसके बारे में इसके अंदर आपको मेंशन करना रहेगा। अगर एड ऑन करेंगे हम, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 6th क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज अबाउट द धोलावीरा, कि ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। तो टोटल हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए चैप्टर 3 में से, 3 मार्कर्स के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो चैप्टर है, ठीक है, इसी के बाद वाला चैप्टर, दैट इज 4th चैप्टर, लिटरेरीज हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है, लिटरेचर के मामले में इंडिया काफी ज्यादा फेमस हमको देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसमें से भी हम लोग कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस जो है उसको इलेबोरेटली देखेंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला जो है, इसमें भी आपको 2 तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे कि ये जो इमेज है इसको देखिए, ये पूरे चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ ये एक ही इमेज देखने को मिलता है, ठीक है, तो इस इमेज को देखिए और इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दिस पिक्चर इज अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इस पिक्चर को आपको देख के पहले डिकोड करना पड़ेगा कि ये क्या बताया गया है पिक्चर के अंदर, और फिर उसके बारे में आप सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखेंगे, ठीक है। सेम वे अगर इस क्वेश्चन को हमें ट्विस्ट करके पूछना रहेगा तो हम किस तरीके से पूछ सकते हैं, राइट, देख लीजिए, राइट अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी हुज लाइब्रेरी वाज नोन एज धर्मागंज, ठीक है। जब भी आप कोई एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसके अंदर अगर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ ऐसी चीजें दिख रही है, ठीक है, कोई स्पेशलाइज्ड नाम दिख रहा है जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड है या फिर उस टॉपिक को बताता है, तो उसको आपको याद रखना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लाइब्रेरीज हमको देखने को मिलते थे, और ये जो लाइब्रेरी थे इसको कौन से नाम से जाना जाता था, धर्मागंज के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन भी आपका यही बनेगा कि ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ जहां की लाइब्रेरी को हम क्या बोलते हैं, धर्मागंज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको डिकोड करना पड़ेगा कि कौन सी लाइब्रेरी है जिसको धर्मागंज बोलते हैं, तो भाई नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बारे में फिर आप लोग जो शॉर्ट नोट है, 3 मार्किंग क्वेश्चन है, वो आप उसके बारे में मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, दैट इज अबाउट द वल्लभी विद्यापीठ। टोटल 4 आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में मेंशन किए गए हैं 4th चैप्टर के अंदर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 3 यूनिवर्सिटीज जो है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने ही रखने हैं। पहला हो गया नालंदा, ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है अबाउट द वल्लभी विद्यापीठ, और इसके अलावा जो तीसरा आप याद रखोगे, ठीक है, थर्ड इसी में से जो बन के आएगा, दैट इज अबाउट द तक्षशिला।
चांसेस इस बार हाई है कि हम लोग बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी और वल्लभी का, ठीक है, बट तक्षशिला को भी हम लोग स्किप नहीं कर सकते, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है उसका भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो दोनों भी यूनिवर्सिटी हमें करने रहेंगे। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द महाकाव्य, ठीक है, ये जो वर्ड है महाकाव्य, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बात की जा रही है एपिक्स की, ठीक है, जो लिटरेचर में बड़े बड़े एपिक्स लिखे गए हैं इंडिया के अंदर, तो वो महाकाव्य में से भी दो महाकाव्यों के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, दैट इज अबाउट द रामायण एंड द महाभारत, ठीक है। आपको सेकंड पेज के अंदर ही इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कितनी चीजें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है, रामायण के बारे में आपको बताना है, किसने लिखी है वो बुक, ठीक है, उसका जो मेन कैरेक्टर है उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर देनी रहेगी। इसके अलावा महाभारत की जब हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड इंडिया का सबसे बड़ा एपिक जो है इसको माना जाता है, ठीक है, कितने सारे इसके अंदर श्लोक लिखे गए हैं, इसी से कनेक्टेड है हमारा भगवत गीता, जिसके बारे में भी आप मेंशन करोगे, और कुछ वो की टर्म्स जो आपको लिखे गए हैं मोक्ष के बारे में, ठीक है, वो भी आपको इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा, ताकि आपका आंसर जो है वो और ज्यादा अच्छा बेटर बन सके, इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेबोरेशन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो आपको ऐसा पूछ लेंगे कि इलेबोरेट ऑन वेदास, ठीक है, और फिर बोलेंगे कि ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ वेदास, के कौन से टाइप्स ऑफ वेदास होते हैं, तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि वेदा क्या है, ठीक है, उसके बाद आप बताओगे कि कौन से टाइप्स ऑफ वेदा है, और उसके बारे में एक एक लाइन में आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे। अगर वैसे नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, इनमें से कोई भी तीन आपको पूछ देंगे, ठीक है, कि आप वेदास के बारे में बताओ कि वेदास क्या होते हैं, उपनिषद के बारे में बताओ कि वो क्या होता है, ठीक है, अरण्यकास के बारे में आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है, वेदांगास क्या होता है, तो वो एक बार आपको डेफिनेशन जो है वो वन लाइनर्स के तरीके से, ठीक है, 1-2 लाइनर्स के अंदर आप उसको डिस्क्राइब कर सको, उस तरीके से आपको वो करने रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिससे बहुत ज्यादा बच्चे घबराते हैं, ठीक है, दैट इज अबाउट द मिडाइवल लिटरेचर। बहुत लंबा है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, बेसिकली ये आपके लिए, मतलब आपके ऊपर है कि आपको मिडाइवल लिटरेचर के अंदर कौन से लिटरेचर को कवर करना है, जो आपको इजी लग रहा है। अब इसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं, आप संस्कृत लिटरेचर उठा लो, सिर्फ संस्कृत लिटरेचर के बारे में लिख लो, हिंदी के बारे में लिख लो, तमिल के बारे में लिख लो, जो भी आपको कोई भी 3 या फिर 4 लिटरेचर को आप इलेबोरेटली इसके अंदर मेंशन करोगे, तो यहाँ पे हमारा काम जो है वो बन जाएगा 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 4th चैप्टर के अंदर ये 5 और ये छठा, ठीक है, 6, टोटल 6 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे इस बार के बोर्ड्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके, फिर है 8th चैप्टर, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन के बारे में बताया जाएगा। 5 से 6 स्टेप सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि क्या करोगे आप, सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, डिफाइन द टर्म। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो आंसर है या फिर पॉइंट्स है वो थोड़े छोटे हैं, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो गो फॉर द डेफिनेशन। अगर आपको पता है तो पहले आप इसके अंदर इसका डेफिनेशन लिखोगे कि बेसिकली सॉइल इरोजन होता क्या है, एंड देन यू विल मेंशन व्हाट आर द मेजर्स, ठीक है, जो हम लोग ले सकते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग इजीली। सेकंड, अगर हम बात करते हैं, डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। एक आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें बहुत ज्यादा इलेबोरेटली आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में वो खत्म हो जाएगा उस तरीके से। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन आपको याद रखना है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, रेयर रिसोर्सेज क्या होता है, ये सब आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना रहेगा। थर्ड जो क्वेश्चन आपको बताया गया, दैट इज अबाउट द ब्लैक सॉइल। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वैसे तो कई टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल हो गया, माउंटेन सॉइल हो गया, लेटराइट हो गया, वो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट वाले में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में, जो यूजुअली पूछा जाता है, वो ब्लैक सॉइल का पूछा जाता है। अगर ऐसे नहीं पूछना है तो फिर वो क्या करेंगे, दे विल आस्क यू टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेगर सॉइल, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग रेगर सॉइल भी अगर पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, ब्लैक सॉइल के बारे में ही लिखना है। अब 2 ही चीज पूछी है, 2 ही चीज हम लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के ब्लैक सॉइल किस तरीके का होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ, और दूसरा क्या बताया गया, प्लेसेस कहाँ पे पाया जाता है, दैट्स इट। आपको इतने के अंदर ही आपका आंसर जो है वो खत्म कर लेना। और अगर कोई स्पेशलिटी है, जैसे कि इसका नाम रेगर सॉइल है, ठीक है, इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी काफी ज्यादा ये फेमस है, तो वो सारी चीजें जो है वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉइल एग्जिस्ट इन इंडिया, डिस्क्राइब ईच टाइप, मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ सॉइल आपको आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं उन सभी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। दोगे कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉइल के सारे नाम लिख दो, ठीक है, कि देयर आर इतना टाइप्स ऑफ सॉइल, जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे वैसे देयर आर इतना टाइप्स ऑफ सॉइल के नाम लिख दो। फिर धीरे धीरे जो है आपको उसको क्या करना है, एक एक करके इलेबोरेट करना है। अब क्या क्या लिखना है उसके अंदर, बहुत ज्यादा हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसके अंदर पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, अगर उसका कोई दूसरा नाम है तो वो लिखो, ठीक है। और फिर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कौन से प्लेसेस के अंदर ये पाए जाते हैं, दैट्स इट। पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे हर एक सॉइल का इंडिविजुअली, पहला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लिखेंगे, अगर उसकी कोई स्पेशलिटी है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग मेंशन करेंगे, और फिर एंड में कौन से प्लेसेस में वो पाया जाता है, उस तरीके से इसको खत्म करेंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट द लैंड। लैंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा सॉइल, कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू सॉइल इरोजन ओनली, ठीक है, कि सॉइल कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि जब आप अपने सॉइल को इरोड होने नहीं देना चाहते हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका डेफिनेशन लिखोगे। फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे इसका डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसी डिमांड रखी है कि आप पहले ये बताओ कि सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या पूछा गया, कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको सॉइल इरोजन ना होने, इरोड नहीं होने देने के लिए। तो बहुत सारे वैसे ही आपको 5-6 पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि हम लोग प्रिवेंशन के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, मेजर्स टू सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो मेजर सारे पार्ट्स जो है वो कवर हो गए हैं। ये 5 क्वेश्चंस जो है वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इस चैप्टर में से करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे एक चेंज कर लीजिएगा कि व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन रहेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं दैट इज अबाउट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 3 टॉपिक इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला होगा प्राइवेटाइजेशन, दूसरा है लिबरलाइजेशन, और इसके अलावा जो नाम में दिया गया है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर याद क्या रखना है हमको, इसको भी 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है, अगर इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा रहा है, आपको प्राइवेटाइजेशन पूछ रहे हैं या फिर लिबरलाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसके बारे में डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, कि क्या चीजें उसके बारे में बताई गई है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये जो वर्ड्स इतने भारी भारी हमको दिख रहे हैं, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आप वो बताओगे। उसके बाद आते हैं उसके, अगर किसी किसी में आपको इफेक्ट देखने को मिलता है कि भाई क्या इफेक्ट है इनका होने से, क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। फिर जो चीज आपको दे रखी है दैट इज अबाउट द एडवांटेजेस, कि अगर प्राइवेटाइजेशन है तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, ठीक है, और अगर है तो उसके नुकसान भी, क्योंकि एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हमको दोनों ही दिखाने रहेंगे, ठीक है। तो एडवांटेजेस के साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये 3 टॉपिक तो आपको करके ही जाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर है, आइदर दे विल आस्क ओनली अबाउट द बेनिफिट्स, ओके, और दे विल आस्क अबाउट द एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। अगर दोनों लिखे दे रहे हैं तो पहले आप लोग लिबरलाइजेशन क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन यू विल गो फॉर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं दैट इज अबाउट द ब्रीफ नोट ऑन द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग सेम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप WTO का इंट्रोडक्शन दोगे डीप में, कि कब इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, किसने स्थापित किया था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, वो सारी चीजें आप लोग लिखोगे पहले पॉइंट के अंदर। दूसरे पॉइंट में आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्यों इसको हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया हुआ है, काम क्या है इसका, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना रहेगा। और थर्ड पॉइंट के अंदर आप इसके फंक्शंस लिखोगे, क्या काम करता है, ठीक है, काम क्या करता है, क्यों बनाया गया है, और इंट्रोडक्शन कब बनाया गया है। ये 3 चीजें जो है वो आपको इसके अंदर मेंशन करना रहेगा अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है कंफ्यूजन वाला, ये सेम होता है बहुत लोगों को, किस चीज को लेके कंफ्यूजन, के एनवायरनमेंट जब हम लोग देखते हैं तो वो लोग रिलेट कर लेते हैं ये
आपके जो टॉपिक्स है अबाउट द मिनरल्स, ठीक है, एनर्जी वाले जो हमारे टॉपिक्स है उसके अंदर वो लोग रिलेट कर लेते हैं। बट याद रखना है क्योंकि ये 3 मार्कर है, 3 मार्कर का क्वेश्चन 16 चैप्टर में से ही बनेगा, ठीक है। और उसमें से ही आपको क्या करना है, स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है। बेसिकली इसके अंदर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखना रहेगा। फर्स्ट यू विल गो फॉर इंट्रोडक्शन, और फिर आप लोग लिखोगे अबाउट द स्टेप्स, कौन से स्टेप्स। बेसिकली इसके अंदर आपको 5 ही स्टेप जो है वो मेंशन किए गए हैं कि क्या क्या चीजें हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, ठीक है, अलग अलग डे अर्थ कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया है। तो वो 5 स्टेप्स जो है वो आप इलेबोरेटली इसके अंदर लिखोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी खत्म हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट के 2 चैप्टर हैं, इसमें से भी आई विल सजेस्ट कि 18 चैप्टर भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इजी रहेगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो है वो इतने सारे आपको लोगोज याद रखने हैं, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर सिर्फ 3 या 4 लोगो पूछ लेंगे और आपको बोलना रहेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, या तो फिर 1 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कि इसका काम आपको कहाँ पे पड़ता है। तो ये जो इतने हैं ये आपको अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। जैसे कि पहला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ISI खुद ही इसके लोगों में से ही हमको पता चल रहा है, तो आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आता है BIS मार्क, ठीक है, ये ISI ही है, बट ISI पहले उसका पुराना नाम हुआ करता था, फिर उसको चेंज कर दिया गया था टू BIS, ठीक है। तो उसके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में आप लोग लिखोगे। फिर जो उसके बाजू में आपको दिख रहा है ये सब खाली कर देंगे वो, ठीक है। और फिर आपको डायरेक्टली सिर्फ यही देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो आपको याद रखना है कि ये जो लोगो है दैट इज रिलेटेड टू द एग मार्क, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है, उसके रिलेटेड ये जो मार्क है वो आपको देखने को मिलता है। फिर 4th पे अगर जाता है दैट इज FPO, ठीक है, फूड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के बारे में इसके अंदर आपको बताया गया है। जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, जो कैन वगैरह में आपको खाने को मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में उसके अंदर ये लोगो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर 5th जो है दैट इज अबाउट द वुल मार्क, जो आपके वुलन क्लोथ्स होता है उसके अंदर आपको ये वुल मार्क जो है वो इजीली देखने को मिलता है। बात करते हैं MPO की, ठीक है, ये एनिमल दिख रहा है तो इट इज रिलेटेड टू मीट, ठीक है। तो मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर है HACCP, ठीक है, दैट इज हैजार्ड एनालिटिकल एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इको है, ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली आपको याद रखना है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों के लिए बनाया गया है, ऐसा आप याद रखोगे, ठीक है। फिर इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में आपको याद रखना है विद द लोगो, ठीक है। तो ये लोगोज जो है उस विद इट्स फुल फॉर्म और एक लाइन में उसका इंपॉर्टेंस कि क्यों इसको हम लोग बना रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं वो आपको याद इसके अंदर रखना रहेगा, ठीक है। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, राइट्स और ड्यूटीज दोनों मेंशन किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट्स की तो हमको पता है कि कुछ स्पेसिफिक राइट्स 6 to 7 राइट्स जो है वो दिए जाते हैं बीइंग अ कंज्यूमर। कौन से राइट्स है? टू चूज, टू सीक रिड्रेसल, ठीक है, आपके पास टू एजुकेशन, ठीक है, टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, ये सारी चीजें जो है वो आपके राइट्स में आ जाएगी। 6 to 7 राइट्स है जो आपको मेंशन करनी रहेगी इसके अंदर। और अगर ड्यूटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, तुम्हारे हक के साथ तुम्हारा कुछ ड्यूटी फर्ज भी बनता है बीइंग अ कंज्यूमर, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना रहेगा कि जो आपको उल्लू बना देते हैं तो आपको उल्लू बनना नहीं है, क्या क्या स्टेप्स जो है वो आप लोगे जिससे कि आप उल्लू बनने से बच सको। बेसिकली गैस वाला अगर गैस देख के जा रहा है, सील को चेक करो अच्छे से। आप कोई चीज अगर खरीद रहे हो तो वेइंग मशीन जो है वो ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, उन सब चीजों को चेक करो। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। अगर राइट्स एंड ड्यूटीज अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ राइट्स के बारे में बताओ, तो बहुत ही इलेबोरेटली आपको 6 के 6 टाइप्स जो है वो मेंशन करने रहेंगे। और अगर साथ में दे रहे हैं तो राइट्स को आप लिखो, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो एंड गो फॉर द ड्यूटीज, ठीक है। 4 to 5 ड्यूटीज आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो अबाउट द कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर एक मेजर क्वेश्चन दैट इज द हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है, हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, 1.5 मार्क में अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं।
ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। और हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, स्टेप्स क्या है, पहले क्या करना है, ठीक है। आपको कंप्लेंट दे रहे हो तो ईमेल के थ्रू दे सकते हो, लेटर के थ्रू दे सकते हो। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, ठीक है, क्या क्या आपको देना है, वो जो आप कंप्लेंट लिख रहे हो उसके साथ आपको क्या क्या प्रूफ देने हैं आपके, ठीक है, किस तरीके से उसको देना है, कितना टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर कि आपको अपना रिड्रेसल मिल जाता है, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आपको मेंशन करनी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रीजंस ऑफ प्राइस राइज, ठीक है। इसके अंदर आपको 8 to 10 पॉइंट्स जो है वो देखने को मिलता है। मॉनेटरी सप्लाई हो गया, ठीक है, फिर कुछ नेचुरल फैक्टर्स हो गए, कैलामिटीज हो गए, ब्लैक मनी हो गया, ठीक है, होर्डिंग, स्मगलिंग, प्रॉफिटियरिंग, ऐसे सब वर्ड्स जो है वो आपको इसके अंदर देखने को यूटिलाइज होते हुए देखने को मिलेगा। तो करोगे क्या, इसमें भी आपको सेम करना है, 8 के 8, ये 8 या 10 जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, उसको आपको पहले लिख देने हैं अच्छे से, ठीक है, पहले उसको लिखो, फिर उसमें से कोई भी 4-5 जो है, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि आपको अच्छे से आते हैं, उसके बारे में आपको मेंशन डिटेल में इलेबोरेटली आपको लिखना रहेगा फॉर योर 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। सारे को हमें इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं, और अगर सारे इलेबोरेट करना चाहते हो तो 2 to 3 लाइन्स के अंदर आप उसको कर सकते हो, खत्म, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, के कौन से क्यों, क्या कारण है जिसकी वजह से कि कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉइट होता है। देयर आर वेरियस रीजंस जो हमको पता है कि कौन से फॉर्म्स हैं जिसमें कि कोई दुकानदार जो है वो कंज्यूमर को लूटने की कोशिश करता है या फिर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, वो सारी चीजें, ठीक है, आपके बुक के अंदर ये ऑलरेडी गिवन है कि कौन से फॉर्म्स है जिसके अंदर की कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन जो है वो होता है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये 5 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ जो 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन है जिसको इसके अंदर हमें टैकल करना है। सबसे पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है। 3 क्राइटेरिया है, ठीक है, ये आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है। 2009 के पहले इस 3 क्राइटेरिया का हम लोग यूटिलाइजेशन करते थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एक एवरेज आपका लाइफ स्पैन हो जाता है, फिर आपके जो एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो जाता है, जिसमें भी आपको 2 टाइप्स देखने को मिलता है, मेन ईयर एंड एवरेज ईयर जो है वो आपका आ जाता है। इसके अलावा आपका लिविंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड, ठीक है, ये जो 3 आपके मेजर टॉपिक्स है वो आपको इसके अंदर लिखने रहेंगे कि ये तीनों की हेल्प से, ठीक है, ये तीनों जो डायमेंशन है इसको हम लोग यूटिलाइज करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरीके से बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया। सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, सोशली आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में फील कर सकते हो कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेन के साथ। कनेक्टेड टू द हिस्ट्री में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी कि पहले जो है क्या क्या चीजें चल रही थी, डाउरी सिस्टम हो गया, सती प्रथा हो गया, ठीक है, फिटिसाइड जो है वो किया जा रहा था, उन सबको कनेक्ट करो आज के टाइम में, तो आपका ये वाला आंसर जो है वो इजिली बन जाएगा कि कौन से ऐसे तरीके हैं भाई, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह जो है वो आप लास्ट में इसके अंदर अगर आपको पूछा जा रहा है इसके बाद के स्टेप्स भी बताओ कि किस स्टेप्स को हम लोग यूटिलाइज करके ये डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकते हैं, तब आपको वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन करनी रहेगी। फॉर नाउ आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप्स बताना है कि किन तरीकों से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी के अंदर आपको देखने को मिलता है वुमेन के साथ, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द हेल्थ केयर, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं तो 3 चैलेंजेस मेजर थे इस टॉपिक के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। तो वो चैलेंजेस में से पहला था हेल्थ केयर, ठीक है, दूसरा आपका सेक्स रेशियो आ जाता है, और तीसरा जो है दैट इज अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो पहला टॉपिक है हेल्थ केयर वो इसके अंदर आपको कवर करना रहेगा। लिखना क्या क्या है इसके अंदर, तो सबसे पहले आपको पता है हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे अच्छा एसेट है, ठीक है, ऐसा आपकी बुक के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आप इंडिया के रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हमने किए हैं, बी इट रिलेटेड टू द वैक्सीन, ठीक है, बी इट रिलेटेड टू द इरेडिकेशन सम ऑफ द डिजीजेस, ठीक है, जो उस टाइम पे काफी ज्यादा हावी पड़ रही थी बट आज के टाइम पे हमने उसको पूरी तरीके से भगा दिया है, ठीक है। और कौन से अभी भी ऐसे फील्ड बाकी है डिजीज के, उसके बारे में आप मेंशन करोगे। माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है रिलेटेड टू वुमेन एज वेल एज प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल एज चिल्ड्रन, ठीक है, उनके अंदर माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, टैबलेट्स प्रोवाइड करना,
ये सारी चीजें जो है वो आपके हेल्थ केयर के अंदर आपको लिखनी रहेगी। और जब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, ठीक है, जो गुजरात, ठीक है, जीएसईबी के स्टूडेंट्स हैं हम, तो गुजरात के रिलेटेड क्वेश्चन आना बनता है, ठीक है। तो गुजरात के अंदर कौन से ऐसे स्कीम्स निकाले गए हैं फॉर द इक्वालिटी ऑफ द वुमेन, के वुमेन को इक्वल स्टेटस दिलवाने के लिए कौन से ऐसे डिफरेंट जो है स्कीम्स निकाले गए हैं। तो इसके अंदर आपको 2-3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर दोगे। पहला होगा हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर के रिलेटेड जो भी आपको लग रहे हैं, ठीक है, चिरंजीवी योजना हो गया, ठीक है, उसके बारे में आप इलेबोरेटली लिख सकते हो। एजुकेशन के रिलेटेड क्या क्या है, तो एजुकेशन के रिलेटेड आप लिख सकते हो कि सेरेमनीज जो है वो करवाई जाती है, सरस्वती साधना योजना जो है वो करवाया, स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है, दैट इज रिलेटेड टू द बाईसाइकिल, ठीक है, कि बाइसिकल प्रोवाइड किया जाता है। जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, उनके पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है कि वो स्टडी करने के लिए जा सके, उनके लिए बस की सुविधा जो है वो दी जाती है। तो वो सारी स्कीम्स जो है वो आप अलग अलग कंपार्टमेंट, ठीक है, पार्ट्स करके आप लिख सकते हो कि हेल्थ केयर के लिए इतने हैं, ठीक है, एजुकेशन के रिलेटेड आपको इतने देखने को मिलता है। इसके अलावा एसटी एंड एससी वुमेन के लिए अलग तरीके के कुछ 1-2 जो है आपको स्कीम्स देखने को मिलता है, तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। और लास्टली जो आपका लास्ट कैटेगरी बनेगा वो रहेगा आपका प्रेग्नेंट वुमेन के रिलेटेड, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ स्कीम्स जो है वो बनाए गए हैं ताकि उनकी हेल्थ जो है वो हमेशा से अच्छी रह पाए। तो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस जो है वो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। ओके, तो आज का ये जो सेशन है वो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। सेक्शन सी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको मिस आउट नहीं करना है वो यहाँ पे खत्म होता है। ऐसा ही नेक्स्ट सेशन जो है वो हम लोग करेंगे अबाउट द सेक्शन डी, जो 4 मार्कर्स है उसके रिलेटेड भी हम लोग ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करने रहेगा, ठीक है। थैंक यू।